मैं हूँ नटखट नेहा। मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जानते हैं अगले सीज़न में क्या हो रहा है। ये है अगले सीज़न का पहला पार्ट। काव्या की आज पहली रसोई की रस्म थी, इसीलिए वो नीचे आ जाती है। काव्या बहुत ही ज़्यादा नर्वस महसूस कर रही थी। उसका रीज़न था उसे कुकिंग आती ही नहीं थी। मीरा जी ने बहुत मुश्किल से उसे कुछ कुछ चीज़ें सिखा दी थी, पर उसकी कुकिंग स्किल से तो सब लोग वाकिफ़ थे। काव्या जब नीचे आई सबसे पहले उसने बेबे के पैर छू लिए। बेबे मुस्कुराते हुए कहते हैं, बड़ी चंगी लग रही है पुत्र, तेनू नज़र ना लग जाए। एनी सोहनी नूंह राणी मैनू मिली है ना, मैं बड़ी खुश हाँ। काव्या भी बेबे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो बिल्कुल आप जैसी लग रही हूँ। आप कितने प्यारे हो, आप कितने क्यूट हो बेबे, मैं तो आपकी फ़ैन हो जाती हूँ। तभी पीछे से प्रतिभा जी आ जाती हैं। काव्या उनके पैर छूकर कहती हैं, मैं कैसी लग रही हूँ माँ? बेबे कह रही थी कि बहुत अच्छी लग रही हूँ। काव्या का बचपना देख सब लोग मुस्कुरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेहान अपने ही ख्यालों में गुम था। वह बार बार सोच रहा था कि कब उसकी शादी होगी, कब उसकी बीवी इस तरह उसके साथ खड़ी होगी और कब शुभी उसे शादी के लिए हाँ करेगी। प्रतिभा जी के कहने पर काव्या सिर्फ सूजी का हलवा बनाने वाली थी। ज़्यादा कुछ उसे आता भी नहीं था, बाकी सब शेफ़ बना लेगा। प्रतिभा जी को पता था कि काव्या पढ़ाई में बहुत तेज़ है, इसीलिए वो मेडिकल स्टूडेंट थी और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। पर किचन में उसे कुछ भी नहीं आता, शायद चाय और मैगी के अलावा। वहीं दूसरी तरफ मेहरा हाउस में सब लोग नाश्ता करने बैठे हुए थे। आज रूही अपने घर जाने वाली है। तैयारियां पूरी हो चुकी थी। करण उसे छोड़ने नहीं जा सकता क्योंकि मीरा जी ने मना किया था। उन दोनों की सगाई हो चुकी है और ये बिल्कुल सही नहीं होगा कि होने वाला पति ही अपनी पत्नी को छोड़ने चला जाए। रूही गांव में रहती है, बिना बात का तमाशा हो जाता और रूही को किसी ड्राइवर के साथ भेजना मीरा जी को ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए वो दादी के साथ बात करती हैं तो दादी ने कहा कि विवेक चला जाएगा। वैसे भी विवेक गांव जाकर बहुत खुश रहता है और रूही के घर जाने के लिए वो हमेशा ही तैयार रहता है। ये सुनते ही विवेक रूही की तरफ देखता है जो चुपचाप अपना खाना खा रही थी। विवेक मना करना चाहता था पर दादी उसे भेजकर ही राजी थी। विवेक मना भी करता है कि उसे बहुत ज़रूरी काम है, वो नहीं जा सकता। रूही को छोड़ने कोई और चला जाए, पर दादी उसे डांटते हुए चुप करा देती हैं कि नहीं, करण जा नहीं सकता। करण का मूड तो पहले ही खराब था कि रूही आज जा रही थी। उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। ऊपर से मीरा जी ने उसे मना कर दिया था कि वो छोड़ने नहीं जा सकता। करण को सुबह तक यही लगा था कि वो रूही को छोड़ने जाएगा। इस बहाने वो रूही के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लेगा। पर यहाँ के रीति रिवाजों के हिसाब से उसका जाना सही नहीं था। विवेक दादी की बात को टालते हुए कहता है, आप भाई को भेज दें, ये सही रहेगा। वैसे भी वो आज फ्री हैं। इससे पहले करण कुछ जवाब दे पाता, मीरा जी जल्दी से कहती हैं, बिल्कुल नहीं, करण को मैं बिल्कुल नहीं भेज सकती। रूही के गांव में कोई तमाशा नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची पर कोई सवाल खड़ा हो जाए। और वैसे भी वहाँ पर तुम लोग जानते हो, लोग बिना बात की बात बना देंगे। अब विवेक कुछ नहीं कह सकता था। सब लोग खाना खाकर उठ जाते हैं। नौकर जाकर रूही का सामान ले आते हैं और हॉल में रख देते हैं। रूही का मन भी थोड़ा भारी था। उसने सबके पैर छुए और सबका आशीर्वाद ले लिया। वो विवेक के साथ बाहर की ओर निकल गई। इससे पहले बाहर जा पाती, करण जल्दी से उसका हाथ थाम लेता है और अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट बात कर सकता हूँ प्लीज़? ज़्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट। मीरा जी हल्का मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है, जल्दी करना, क्योंकि लंबे सफ़र पर जाना है उन दोनों को। ये देखकर विवेक के दिल में अजीब सी भारीपन सा महसूस हो रहा था। उसका दिल दर्द से भर गया था। आंखों में नमी थी, इसीलिए वो जल्दी से बाहर की ओर निकल गया। जाकर चुपचाप से गाड़ी के पास खड़ा हो गया। करण रूही का हाथ पकड़े उसे अपने कमरे में ले आता है। रूही चुपचाप पलके झुकाए हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। दोनों के दिल में अजीब सी भावना थी, एक दूसरे से दूर जा रहे थे। वह सोच रही थी करण उसके लिए कितना ज़रूरी हो गया था कि वो उसे छोड़कर जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। करण ने झुककर रूही के माथे को हल्का सा चूमकर कहा, मैं नहीं भेजना चाहता। रूही की आंखें बंद हो गईं और उसके आंसू उसके गालों पर आ गए। करण ने उसके गालों पर भी हल्का सा किस कर दिया और झुककर उसके कान में कहा, मैं इंतज़ार करूँगा। पता नहीं ये दिन कैसे कटेंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, बस जल्दी आ जाना। रूही ने आंखें खोल करण को देखा और बहुत प्यार से कहा, जल्दी आना मुझे लेने, मैं इंतज़ार करूँगी। मेरे मोहल्ले के लोग
आपको देखकर जलने वाले हैं जब आपकी बारात गलियों में से होते हुए मुझे लेने आएंगी। करण मुस्कुरा देता है, हल्का सा रूही की तरफ देखकर, और फिर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। फिर कहता है, कल के लिए सॉरी। कल मैं रुक गया क्योंकि तुम्हारी मर्ज़ी नहीं थी, पर आगे ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बस कुछ दिन, फिर शायद मैं रुक ना पाऊँ, तो पहले से तैयार होकर आना मेरे लिए। रूही शर्मा जाती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए करण के गले लग जाती है। वो खुद भी करण के लिए अब बहुत सारी भावनाएं रखने लगी थी। उससे मन में बस इतना ही ख्याल था कि करण कितना बेशर्म हो चुका था। करण भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसकी सारी भावनाएं सिर्फ रूही के लिए होती हैं। वो अपने हर इमोशन को रूही के सामने खोल कर रख देता था। थोड़ी देर बाद वो लोग नीचे आ गए थे। रूही सबको बाय बोलकर विवेक के साथ कार में बैठकर निकल गई थी, एक नई मंजिल की तरफ, एक नए सफ़र की तरफ। रूही देख रही थी विवेक काफ़ी शांत था, बहुत ज़्यादा चुप। उसने एक शब्द नहीं कहा था, वरना वो जब भी जाती थी और जब भी आती थी वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता था। विवेक और उसका रिश्ता बहुत ही अलग था। दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह थे। बहुत सालों से एक दूसरे के साथ थे। रूही को अजीब लग रहा था विवेक उसे इग्नोर कर रहा था। उसे अभी तक समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। वो समझने की कोशिश भी कर रही थी। वो याद कर रही थी कि सगाई वाले दिन से लेकर अब तक विवेक ने उसे इग्नोर किया है। क्या उन दोनों की लड़ाई हुई थी? क्या उसने ऐसी कोई बात कही थी जो विवेक को बुरी लग गई हो? जब रूही से कंट्रोल नहीं होता तो वो बिना कुछ सोचे समझे ही पूछ लेती है, क्या हुआ है? क्या आप मुझसे गुस्सा हैं किसी बात को लेकर? क्या मैंने आपसे कुछ ऐसा कह दिया? उसने बहुत ही प्यार से ये पूछा था। विवेक एक नज़र उसे देखता है और फिर चुपचाप से बाहर देखने लगता है। उसने गाड़ी में सॉन्ग प्ले कर दिया था। बस वो चुप था। उसकी भावनाएं शायद ये गाना बता रहा था। दोनों की भावनाएं उस गाने से अच्छे से बयां हो रही थी। वो लम्हे, वो बातें, कोई ना जाने। ये गाना शायद उन दोनों की भावनाओं को अलग अलग तरह से बता रहा था। गाने की गहराई उन दोनों के शब्दों को बता रही थी। उन्हें आंखों ही आंखों में समझाने के लिए जैसे काफ़ी हो कि क्या होने वाला था। रूही को विवेक की बेरुखी समझ नहीं आ रही थी। उसे दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। विवेक ये देख भी नहीं सकता था। पता नहीं क्यों, पर वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रूही ने नमी भरी आंखों से विवेक की तरफ देखा और फिर से हिम्मत करके पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ आप किस बात से मुझसे नाराज़ हैं? क्या हुआ है? मैं इतना जानने का हक भी नहीं है मेरा क्या? विवेक तो पहले ही बहुत टूटा हुआ था। रूही की तरफ देखता है, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। रूही हैरान थी। उसने कार रोकी और बाहर निकल गया। बाहर शायद आज बादल छाए हुए थे। बाहर ठंडी सी हवा चल रही थी। हल्की ठंड तो पहले ही थी। विवेक की आंखों में आंसू देख रूही तड़प उठी थी। ये पहली बार था। वो जल्दी से बाहर निकल गई और विवेक के पास गई। बाहर सुनसान था, इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। जैसे ही रूही विवेक के पास पहुंची वो हैरान हो गई। उसकी वो लाल आंखें जैसे उसे डरा रही हों। वो दर्द से भरी हुई थी। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, जिन्हें वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रूही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। पहली बार विवेक को इस कदर टूटा हुआ देख रही थी वो समझने की कोशिश कर रही थी। क्या विवेक के मन में कुछ था जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था? इससे पहले कि रूही कुछ पूछ पाती, विवेक पलट जाता है और अपनी आंखें आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगता है और एकदम उसे गले लगा लेता है। ये इतना जल्दी हुआ कि रूही को समझ ही नहीं आया। वो अवाक सी खड़ी बस महसूस कर रही थी कि वो रो रहा है। रूही ने अपने हाथ बढ़ाए, विवेक को शांत करने की कोशिश की और प्यार से उसकी पीठ को सहलाया, क्योंकि विवेक का टच उसे कभी गंदा नहीं लगता था। वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। हर वक्त उसके पीछे खड़े होकर उसे मोटिवेट करता था। उसे पता ही नहीं था कि विवेक को क्या हुआ है। वो तो हमेशा उसे बच्चों की तरह रखा करता था। करण के पहले विवेक ही था जो रूही के लिए सबसे ऊपर था। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसे ट्रीट करता था। करण से तो रूही हमेशा डरती थी।
विवेक तो उसका ध्यान रखता था, उसके साथ बहुत प्यार से पेश आता था। रूही को लग रहा था कि विवेक काव्या के जाने के कारण दुखी है, पर इससे पहले उसे कुछ समझ पाता उसके कानों में एक बहुत बड़ा बम फूट गया था। ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा तूफान आ गया था। ऐसा क्या कह दिया है विवेक ने? जानने के लिए आपको पढ़ना होगा अगला भाग। नहीं जी, सुनना होगा। ये तो मेरी आवाज़ में सुनने को मिलता है। कहानी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग में।